हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपको बता देता हूँ कि फोर्थ ग्रेड में जो राजस्थान का जो भूगोल आएगा चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में, उसका सिलेबस है ये। हमने पहले फर्स्ट पार्ट में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं दिशा बुक 2020 को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये अपना चैप्टर आते हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे 41 जिलों के आधार पर। कौन सा पेज है? यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम भौतिक एवं प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। चलो स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, या कितनी बार बांट सकते हैं इसको? तो 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं कौन कौन से। उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश सबसे नवीन है, जबकि सबसे प्राचीन है अपना अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश अपना तीसरा प्राचीन है। सबसे प्राचीन तो कौन सा है? ये है। इसके बाद कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी। इसके बाद ये, और ये अपना नवीन है। जनसंख्या भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ एक उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में 61.11% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9.1% हिस्से पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23.3% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 6.49 या 6.89 भी देखा होगा। 6.89 है फिक्स, ये तो एग्जैक्ट। तो 6.89% पर 11% जनसंख्या पाई जाती है। एक बार फिर से बता देता हूँ ये किसके अवशेष माने जाते हैं। ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है अपना उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, और एक अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश अपना 33 सागर का माना जाता है। ये नवीन है, इससे नवीन है ये उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड के दोनों भाग हैं। तो आइए क्वेश्चनों पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, राजस्थान को बीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो एक बीसी मिश्रा हुआ करते थे, तो इन्होंने 7 भागों में बांटा राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने क्षेत्रफलों में, कितने उपक्षेत्रों में बांटा? तो ये दोस्तों हमने देखा 4 उपक्षेत्रों में बांटा था। आगे आते हैं। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, इसमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का भौतिक विभाग, भौतिक अंचल प्राचीनतम है। तो कौन सा प्राचीनतम है? ये हमने देखा था। कौन सा? अरावली पर्वतीय अंचल राजस्थान का प्राचीनतम है। जबकि नवीन कौन सा है? थार का मरुस्थल, ये नवीन है। ये आपको बता देते हैं। प्राचीनतम कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और नवीन कौन सा है? थार मरुस्थल प्रदेश। आगे आते हैं, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए झालावाड़ अपना कहाँ पड़ता है? देखिए, झालावाड़ अपना ये इस जगह पड़ता है, और बीकानेर अपना कहाँ पड़ता है? इस जगह पड़ता है। तो हम देखेंगे झालावाड़ से बीकानेर पूछ रहा है, ये बोल रहा है इधर को जाना है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा से यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो ये हम पहले पढ़ेंगे। हम हाड़ौती पठार पड़ेगा यहाँ पे, इस जगह। मैं आपको एक मैप के द्वारा बता देता हूँ। इस जगह हाड़ौती का पठार पड़ेगा, इसके बाद बनास बैसिन पड़ेगा, इसके बाद मध्य अरावली पड़ेगी, और इसके बाद बीकानेर पे पहुँचेंगे। इस तरीके से आगे आते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चभ्रज प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये अपना उत्तर बृहद मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो पूछा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, तो ये हमने 80 से 120 देखा था।
नहीं देखा तो और देख लेना। आगे आते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना कौन सा होगा, 80 से 120। एक बार मैं वर्षा को बता देता हूँ इसमें मैप के जरिए। यहाँ पे अपना 0 से 20, यहाँ पे 20 से 40, यहाँ पे 40 से 60 और यहाँ पे 60 से 80 और इधर अपना 80 से 120, 80 से 120। ये अपना इस प्रकार वर्षा का क्रम रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है दोस्तों, तो करिए, सुमेलित करिए, मेरे से पहले आप करिए। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, यहाँ पे वर्षा पूछिए तो मैंने अभी आपको बताया था 0 से 20, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 12 से 15। 0 से 20 में तो यही आएगा। आगे पूर्वी मैदान में मैंने आपको बताया था 60 से 80 बताया था, तो ये अपना 40 से 80 हो जाएगा बिल्कुल। मध्यवर्ती पठारी प्रदेश में ये 20 से 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में ये अपना 75 सेमी से ऊपर होगा। तो पठारी प्रदेश में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, गलत तो नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है, ऑप्शन चौथा सही माना है इसमें। आगे आते हैं, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो देखिए उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ये गलत है क्योंकि ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है उत्तर पूर्वी मैदान। जबकि सही कौन सा है, अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष माना गया है, बिल्कुल सही है। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, ये बात भी सही है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। तो हमें जो सही सुमेलित है वे बताने हैं। तो आइए, कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए पहला अपना भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठार शैल समूह है, बिल्कुल। आर्कियन विंधन क्रम है, बिल्कुल सही है। धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तार है यहाँ पे, तो पहला अपना सही है। दूसरा देखते हैं, भौतिक विभाग पश्चिमी बालू का मैदान, ये शैल समूह इसका कौन सा है, रायलोक्रिस्टस क्रम का। और धरातलीय लक्षण 33 सागर का अवशेष है, ये पश्चिम बालू का मैदान, ये 33 सागर का अवशेष है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भौतिक विभाग, ये अपना अरावली वाला, ये शैल समूह कौन सी है, अरावली दिल्ली क्रम। ये धरातलीय लक्षण कौन सा है, प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, ये अपना सही है, प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट आते हैं, भौतिक विभाग उत्तरी पूर्वी मैदान देखते हैं। उत्तरी पूर्वी मैदान में शैल समूह दक्कन लावा विंध्याचल क्रम, ये गलत है दोस्तों, पूर्वी मैदान में ये नहीं है, ये भी 33 सागर का अवशेष माना गया है उत्तर पूर्वी मैदान भी, तो ये गलत है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, पूर्वी मैदानी भाग मरुस्थल किसी समय 33 सागर का अवशेष माना गया है, बिल्कुल। जो अपना पूर्वी मैदानी भाग है और उत्तर पश्चिम पर मरुस्थल है, ये दोनों 33 सागर के अवशेष हैं। और अरावली और हाड़ौती का पठार ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, जो अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, वो उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का क्रम बताना है। बोले तो हनुमानगढ़ से बांसवाड़ा तक बताना है। तो देखिए कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला अपना घग्गर का मैदान तो आता ही है, यह हनुमानगढ़ में पड़ता है। इसके बाद आते हैं और कहीं दे रखा है कि नहीं, और यही पहला पड़ेगा उत्तर में। इसके बाद भौराट का पठार, और इसके बाद आता है, नहीं दोस्तों भौराट का पठार, इसके बाद ऑप्शन गलत दे रहा है ना, तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो आइए, उत्तर में घग्गर का मैदान नहीं है, ये आगे खराब कर रहा है। तो आगे तीसरे को देखते हैं, शेखावटी प्रदेश, ये सीकर की तरफ पड़ेगा, सीकर झुंझुनू।
और चूरू। इसके बाद विंध्यन श्रेणी, इसके बाद लूनी बेसिन, इसके बाद माही बेसिन। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर से दक्षिण क्रम में। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है। सत्य कथन बताने हैं तो देखिए, हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो ये अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश के द्वारा नहीं है ये। नेक्स्ट, पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये, जबकि 58.50% क्या है, बालू का युक्त है। ये बात सही है। और संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला में अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ये सही है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरती है। तो ये अपना भीलवाड़ा में होकर नहीं गुजरती है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरती है, तो भीलवाड़ा में नहीं गुजरती है ये। मैं आपको बता देता हूँ महान सीमा भ्रंश के बारे में। देखिए, महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली की महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा इस भ्रंश में नहीं आता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान विस्तारित है। बिल्कुल सही है ये तो। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे 9.3% क्षेत्र पर अरावली पर्वतमाला है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान विस्तारित है। ये बात सही है। यहाँ पे 23% पूर्वी क्षेत्र मैदान है, जिसपे 39% जनसंख्या निवास करती है। राज्य के, तो दोस्तों इसमें क्या गड़बड़ी आ गई, ये भी गलत साबित कैसे कर दिया। तो ये भी गलत माना गया है, लेकिन 23 है फिक्स, लेकिन 0 कुछ गड़बड़ी हो गई होगी इस जगह। एग्जैक्ट और देख लेंगे आगे। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी, तो ये तो गलत है, क्योंकि 6.89% पे है। 6.89% पे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये तो गलत है। तो इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है, और ये पता नहीं कैसे मान लिया, इसको हम देखेंगे। फिर भी ये भी गलत है, तो इसमें कौन सा सही है, ये है। तो देखते हैं कौन सा हमने कैसे गलत कर दिया। देखिए, ओहो, इसमें ये जगह गलती है, क्योंकि 23.30% है वो, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, 23.03 लिखा है। तो ये भी इसलिए गलत है। आगे आइए, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। दक्षिण पूर्वी पठार मैंने आपको बता दिया 6.89% पर। आगे आते हैं, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। किसने किया था ये, A.M. हेरोन ने। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया A.M. हेरोन ने। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो ये अपना 61% मरुस्थल क्षेत्र है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। आइए आगे, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जबकि अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है, सहारा मरुस्थल। और चीन और मंगोलिया में कौन सा पाया जाता है, गोबी मरुस्थल। और अफ्रीका में ही पाया जाता है अपना कालाहारी मरुस्थल। आगे आते हैं, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो ये अपना 61% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी में कितने अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों,
ये 33 जिलों के आधार पर है, जबकि 41 जिलों के आधार पर 16 जिले आते हैं। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो ये आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन 1996 और 99 में आया था, ये तो क्वेश्चन वही रहेगा ना, नो चेंजेस इसमें। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। कितना क्षेत्रफल है? 61.11%। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हो रहा है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो ये अपना राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा 4 राज्यों में फैला हुआ है थार मरुस्थल का क्षेत्रफल, जिसमें देखिए कौन कौन से देशों में है? पाकिस्तान और भारत में। देखिए थार मरुस्थल का विस्तार भारत में लगभग 85% और पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान में 62% है। भारत का कुल 100% माने 85% को, तो 62% राजस्थान में है ये, और हरियाणा, गुजरात, पंजाब में ये बाकी कितना है? 38% है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा, याद रखना जो थार का मरुस्थल है वो लंबा कितना है? 640 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। इधर की तरफ जो लंबा है ये कितना है? 640, और इसका चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर है। तो याद रखें इसको। और इसका कुल क्षेत्रफल पूछे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है, डॉक्टर हरिवंश सक्सेना की पुस्तक राजस्थान भूगोल के आधार पर। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र के रूप में भी रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचले भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। जो चारों ओर हरियाली बन जाती है मरुस्थल के क्षेत्र में, जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? नखलिस्तान कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये अभी हमने बताया आपको 1,75,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो ये 7,000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। पहले यहाँ पे टैथिस सागर हुआ करता था। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो ये अपना दक्षिणी भाग की कम ऊंचाई है। देखिए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर है, और 300 मीटर उत्तरी भाग की कितनी है? 300 मीटर, और दक्षिणी भाग की कितनी है? 200 मीटर। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो दोस्तों ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कितना? 12 जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। यदि वर्तमान के अनुसार पूछ लिया जाए तो कितने में? 16 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से पूछेगा, ओल्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे धरियन कहा जाता है। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है, धरियन अथवा धोरे कहा जाता है। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? थार के मरुस्थल में राजस्थान में ढांड के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त को जाना जाता है। जो चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त पड़ जाता है उसे ढांड के रूप में जाना जाता है। राजस्थान
स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो ये तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग थार का मरुस्थल एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय तैथिस महासागर का भाग हुआ करता था। तैथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांभर, डिडवाना, पंचपदरा आदि खारे पानी की बड़ी झीलें हैं। आकलगांव जैसलमेर में जीवाश्मी प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। याद रखना, जो आकलगांव में जैसलमेर में जीवाश्मीय की खोज हुई है। प्लाया झील राजस्थान की किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो प्लाया थार का मरुस्थल में पाई जाती है। यह हमने देखा, जो खारे पानी की बड़ी झीलें होती है उसे क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। तो ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का भाग है? तो गौड़वाड़ ये अपना पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। गौड़वाड़ प्रदेश देखिए, पश्चिमी राजस्थान में अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूणी बेसिन को गौड़वाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो थार के मरुस्थल में यहाँ सदाबहार वन नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो कटीले वन पाए जाते हैं। कटीले जो जैसे नागफनी, डंडाधोड़, ऐसे कटीले पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे सदाबहार वन कहाँ से पाए जाएंगे? रेगिस्तान है यहाँ तो ये गलत है। यहाँ पे शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जबकि ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। आंतरिक मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे, तो वह है अपना थार का रेगिस्तान। थार के रेगिस्तान का अंचल, यहाँ पे एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड गिरे थे। देखिए, पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चौलिस्तान कहा जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान की किस जिले में है? बाप बोल्डर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाप बोल्डर्स बेड ये अपना जोधपुर में पाए जाते हैं। देखिए, परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर्स बेड फलौदी जिले के बाप गांव के आसपास गोलासम संस्तर तालची बोल्डर्स बेड के समकालीन माने जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये उस वक्त की बात है जब 2023 में क्वेश्चन पूछा जाता था, तो उस टाइम जोधपुर में आता था बाप बोल्डर्स, लेकिन अभी कहाँ पड़ेगा? ये फलौदी जिले में। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, तो ये कार्बोनिफेरस से संबंधित है। कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है बाप बोल्डर्स। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो मुक्त है अपना 41.5%, जबकि युक्त है अपना 58.5%। ये अपना बालू का स्तूप युक्त है, ये अपना बालू का मुक्त प्रदेश है। आगे आते हैं, राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप लगभग में दोस्तों, तो लगभग में कितना है? 60%, जबकि एग्जैक्ट पूछे तो 58.50% है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? थली ये अपना बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, जबकि बरखान ये चूरू और सीकर की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं। पैराबोलिक ये पिन के आकार का पाया जाता है। लेडीज जो साड़ियों में पिन लगाती है, पैराबोलिक पिन के आकार का पाया जाता है। और सीप ये सब क्या है? बालू का स्तूप के प्रकार है, जबकि थली नहीं है। देखिए, ये बालू का स्तूप के प्रकार बताए गए हैं। पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य, बरखान और अनुप्रस्थ। आकृति के अनुसार पैराबोलिक, सीप और तारा। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है,
तो इंसेलबर्ग ये बालू का स्तूप प्रकार नहीं है, ये क्या है, ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है ये इंसेलबर्ग। जबकि पैरावलिक और बरखान और सीप ये बालू का स्तूप के प्रकार हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप अपने मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर का एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर का, ये यहाँ पे तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो जैसलमेर में मोहनगढ़ क्षेत्र पाया जाता है, मोहनगढ़ क्षेत्र में, और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप? तो ये अपना बीकानेर और गंगानगर जिले में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों की मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं। कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ कैसे होते हैं? पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले होते हैं। अनुदैर्ध्य कैसे होते हैं? पवनों की दिशा में बनने वाले होते हैं, जबकि अनुप्रस्थ समकोण बनने वाले होते हैं। बीकानेर और हनुमानगढ़ में रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं ये अनुप्रस्थ वाले। राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो ये अपना बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये हमने ऊपर में देखा था, कौन सा, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये भी यहाँ पे भी बीकानेर और गंगानगर ही ऑप्शन में होगा आंसर। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप 20 से 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्र में 10 से 20 मीटर ऊंचाई और 100 से 20 मीटर तक चौड़ाई तक फैले रहते हैं। ये आगे आते हैं। बरखान ये क्या है? रेत के टीले हैं, रेत के स्तूप है ये, रेत के टीले, उन्हें स्तूप कहते हैं। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो यह भी आपको बताया था, 20 से 35 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में होते हैं ये। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये मैंने पहले क्वेश्चन में ही करा दिया था, कौन सा, ये अपना ओसिया जोधपुर और भालेरी चूरू और देशनोक बीकानेर में बरखान स्तूप पाए जाते हैं। बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग के संबंध है? तो ये मरुस्थलीय प्रदेश है बरखान। सीप क्या है? ये भी अपना अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है सीप। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा में समांतर विकसित हो जाते हैं? समांतर विकसित होते हैं, तो ये अपना सीप कैसे है? समांतर विकसित होने वाले स्तूप है। ये अभी हमने आपको दिखाया सीप ये क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ फिर से। जो अपना अनुप्रस्थ होते हैं वे अपना 90 डिग्री बोले तो समकोण बालू का स्तूप बनाते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य अपने पवन के दिशा के अनुसार होते हैं ये स्तूप, इस प्रकार से होते हैं। तो ये अपना सीप कैसा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अभी हमने देखा था कहीं, देखना ये कैसा है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्विशती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? तो ये अपना रेखीय एवं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप होते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्विशती नदी अथवा सरस्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? तो ये अपना रेखीय अथवा पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। द्विशती नदी कौन सी है? घग्गर नदी को ही हम द्विशती नदी कहते हैं। आगे आते हैं।
जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ये अपना जैसलमेर में परवलई और अनुधेर्य दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से डिलीट कर दिया गया है, तो याद रखना दोनों को ही। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में बरखान, पवन बेमुखी पवन सॉरी दोस्तों, ये बरखान तो चूरू और हनुमानगढ़, ये चूरू और गंगानगर की तरफ पाए जाते हैं, चूरू जोधपुर की तरफ, जबकि ये गलत होगा। तो इसमें बरखान और परवलई अपना ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं और ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, जैसलमेर की तरफ। सीप, पवन बेमुखी रेखीय आदि अनुधेर्य तथा बरखान, परवलई ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। याद रखना, सीप और पवन बेमुखी कैसे हैं? अनुधेर्य, ये पवन की दिशा में स्तूप बनाते हैं, जबकि 90 डिग्री के एंगल वाले समकोण बनाने वाले बरखान, परवलई अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है? तो ये पैराबोलिक स्तूपों से पट्टी पड़ी है। जो थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है? तो ये पैराबोलिक बालू का स्तूपों से। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन सा है? ये है पैराबोलिक। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन सा है? अपना पैराबोलिक। अब बरखान मत कहते ना, गलती से आप देख लो बरखान, पवनावृत्ति, अनुप्रस्थ, तो इनमें से ये नहीं होगा, कौन सा होगा? पैराबोलिक। आगे आते हैं, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो फलौदी से पोखरण ये बालू का स्तूप ये मुक्त है और ये कितना है? 41.50% क्षेत्र ये अपना मुक्त क्षेत्र है, बालू का मुक्त। देखिए आपको बता देता हूँ, बालू का मुक्त प्रदेश मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में एवं फलौदी जिले के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों सही कथन का चयन करना है, तो देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये बात भी सही है। बस ये दो ही ऑप्शन सही माने गए हैं। आगे आते हैं, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है। ड्यून मुक्त ट्रैक्टर पाया जाता है, ये ट्रैक्टर ये बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण में। लाठी सीरीज क्या है? ये अपना भूमिगत जलपट्टी है। लाठी सीरीज भूमिगत जलपट्टी है और ये कितने हैं? लगभग 60 किलोमीटर लंबी है ये जलपट्टी। देखिए इसके बारे में, लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में। पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे सहारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ टर्सरी कालीन अपसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ चांदन नलकूप कम गहराई से अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा कहलाता है। याद रखना, कम गहराई पे है चांदन नलकूप, फिर भी यहाँ पे क्या है? अधिक पानी है, तो इसे थार का घड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो ये चांदन नलकूप को। लाठी मरुस्थल में लाठी सीरीज, थार के मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? तो देखिए लाठी सीरीज, ये देखिए पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि बालू का स्तूप हो गया अधिकता, ये तो गलत बात है। प्राकृतिक तेल के भंडार बिल्कुल अभी पढ़ के आए हैं। अपसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र और भूमिगत जल का अच्छा भंडार, ये लाठी सीरीज क्षेत्र का है। आगे आते हैं, किसी जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, मतलब बोले तो किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान
वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये लगभग बहुत बार पूछा, देखो दिख रहा है आपको। तो ये जैसलमेर ज़िले में है। ये नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क, ये राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर में है। देखिए आकलगांव, आकलगांव कहाँ पे है? जैसलमेर में। आकलगांव जैसलमेर के जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवाश्म क्षेत्र पार्क, काष्ठ जीवाश्म शेष पार्क बनाया गया है। ये फॉसिल्स पार्क है यहाँ पे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुड फॉसिल्स पार्क। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये नाम, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है। वुड फॉसिल्स पार्क बनाया गया है जैसलमेर के आकलगांव में। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकल वुड फॉसिल्स पार्क का समय जूरासिक काल का माना गया है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। आगे आते हैं, जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु कितनी मानी गई? तो अभी पढ़ के आए थे 18 करोड़ वर्ष पुरानी मानी गई है आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु। आकल काष्ठ का मतलब यहाँ पे लकड़ी के अवशेष पाए गए हैं राजस्थान में। और अभी जुरासिक काल की अवशेष भी पाए गए हैं। बोले तो किसका अवशेष पाए गए हैं? डायनासोर होते थे ना, उनके अवशेष पाए गए हैं यहाँ पे। जुरासिक काल के डायनासोर थे तो उनके अवशेष भी पाए गए हैं यहाँ पे। आगे आते हैं, राजस्थान में अकाल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है? तो ये आकलगांव जैसलमेर में है। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। तो देखिए गौड़वाड़ प्रदेश, ये लूणी बेसिन क्षेत्र पाया जाता है, गौड़वाड़ क्षेत्र प्रदेश, और शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, ये अपना थार मरुस्थल के भाग है। जबकि बनास बेसिन तो किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रभाग के लिए जाना जाता है? कौन सा अपने आंतरिक प्रभाग के लिए? तो ये शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रभाग के रूप में जाना जाता है। लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति क्षेत्र का एक भाग है? तो ये अपना पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का भाग है लूणी बेसिन। गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? लूणी चंबल बन लूणी जवाई बेसिन। गौड़वाड़ प्रदेश को लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। गौड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो ये थार अथवा पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर या अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये छप्पन का मैदान अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये कहाँ पे पाया गया है? प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के और प्रतापगढ़ के क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र 56 गांवों का समूह है, उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसे अर्धशुष्क क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 300 से 500 मीटर है नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई। किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो ये लूणी बेसिन। किस भू आकृति में? लूणी बेसिन में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। घग्गर का मैदान स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये घग्गर का मैदान स्थित है। ये कहाँ से आती है? ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी स्थान में घग्गर प्रवेश करती है। देखिए वर्तमान में अनूपगढ़ जिला भी शामिल है घग्गर के मैदान में। अनूपगढ़ दोस्तों ये अभी डिलीट कर दिया गया है। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो बांगड़ प्रदेश शेखावटी अंचल को कहा जाता है। दोस्तों बागड़ और बांगड़े में अंतर है। बागड़ प्रदेश कहा जाता है अपने राजस्थान के दक्षिण भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है, जबकि बांगड़ अपना शेखावटी क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है।
याद रखना दोनों को ही। देखिए बागड़ अपना बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बागड़ कहा जाता है, जबकि बांगड़ या अरावली पर्वत वे पश्चिम मरुस्थल के मध्य का भाग है जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, निमका थाना दोस्तों अब डिलीट कर दिया गया है, चूरू, डिडवाना, कुचावन, नागौर, इन क्षेत्रों में क्या है, बांगड़ क्षेत्र है। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमिलित है, तो बागड़ अपना बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। देखिए गिरवा अपना उदयपुर की पहाड़ी कहा जाता है, ये गलत है। भाकर अपना जालोर क्षेत्र में पड़ता है, सीकर में नहीं। और बांगड़ अपना अभी आपको बता के आया है, बांगड़वाड़ा तो सीकर, झुंझुनू, सीकर, चूरू। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो राज संबंध नहीं है, सीकर, चूरू, झुंझुनू अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के है, उसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और ये गोंडवाना लैंड के भाग है। और एक और कौन सा है गोंडवाना लैंड का भाग, वो है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये भी अपना गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार और हाड़ौती का पठार ये अपना गोंडवाना लैंड के भाग है, जबकि तैतीस सागर का मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये तैतीस सागर के अवशेष है। राजस्थान पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है, वह स्थान कौन सा है, अरब सागर तल। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिण क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनी कॉय द्वीप में माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह है, तो अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है अपनी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, उत्तर पूर्व में कम है, तो चौड़ाई बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरीक़े से आप याद रखना है इसको, चौड़ाई इस तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, इस जगह सक्रिय हो रही है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती है। चित्र के द्वारा बता देता हूँ, इस तरीके से बढ़ती है। आगे आते हैं, देखिए अरावली श्रेणी उत्तर पूर्वी में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई के लिए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम भाग गुजरात अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तरी पूर्वी भाग सकरा पाया जाता है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है, तो ये सिरोही जिले से प्रारंभ होकर रायसीना की पहाड़ी तक जाती है, दिल्ली तक। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, खेतड़ी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में, तो खेड़ ब्रह्मा कहाँ पड़ता है, गुजरात में, तो गुजरात से लेकर खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। देखिए अरावली श्रेणी राजस्थान की 9.1% भाग पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में अरावली पर्वत खेतड़ी से खेड़ ब्रह्मा कहाँ पे है, सिरोही में। खेतड़ी से दोस्तों ये ऑप्शन गलत दे रखा है, गुजरात की सीमा, हाँ बिल्कुल खेड़ ब्रह्मा कहाँ पे है, सिरोही में, और खेतड़ी कहाँ पे है, झुंझुनू में। तो ये अपना खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी तक कितनी लंबाई है, 550 किलोमीटर, जबकि कुल लंबाई पूछ ली जाती है तो 692 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी अरावली की। आगे आते हैं, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना है, तो ये कुल भूभाग का 9.1% है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना गया है, तो इसे प्री कैम्ब्रियन युग में माना गया है। आगे आते हैं, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, तो ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है बलित पर्वतों के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, दोस्तों
अपशिष्ट पर्वतों के रूप में। अरावली पर्वतमाला किसे है? बलित पर्वतों, अपशिष्ट पर्वतों के रूप में। देखिए, अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बलित पर्वतमाला है और समय अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला है और वर्तमान में ये अपशिष्ट पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये अपनी कौन सी है? अरावली है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप बताइए। ये अपशिष्ट पर्वतमाला के रूप में तो पाई जाती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दे दिया, थोड़ा सा इसको भी देखिए, बलित पर्वतों के रूप में। तो ये दोनों ऑप्शन दे दिए इसमें, तो अब दोनों ऑप्शनों में से मैंने पहला वाला टिक कर दिया गलती से। तो बिल्कुल वो भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये बलित पर्वतमाला के रूप में भी है, लेकिन वर्तमान में ये अपशिष्ट पर्वतमाला मानी जाती है। ज़्यादा ऑप्शन इसके लिए ये अच्छा रहता है। आगे आते हैं, विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान का सबसे ऊंचा माना जाता है भौगोलिक अंचल के आधार पर। अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन पहचानना है। तो इसकी ऊंचाई 820 किलोमीटर है, इसकी कुल ऊंचाई। तो गलत है दोस्तों ये तो, क्योंकि आपको पता है माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर की ऊंचाई है अपनी 1727 या 1722, कोई सा भी ऑप्शन आए, दोनों में से कोई एक होगा। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है, 550 किलोमीटर। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बात सही है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तो इसकी ये लाइन गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, क्योंकि इसकी अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। इसमें लंबाई है 820, गलत दी हुई है। लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, कौन सी है? अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, क्योंकि अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? ये राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। तो ये है अपनी अरावली श्रेणी। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है? वह है अपनी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो यह है अपने उत्तरी मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। देख लीजिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है, तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में फैली हुई यह सिरोही सबसे ऊंची है। सिरोही में व पाली जिले में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है, तथा भीलवाड़ा साहेबपुरा व्यापार अजमेर जिले में इसकी आकृति नुकीलापन लिए है। आप पुराने ऑप्शन को याद रखना। निम्न कथनों के पर विचार करना है, तो निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, ये बात सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों में संपन्न है, ये बात सही है। और राजस्थान में वर्षा का विवरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है दोस्तों, तो ये गलत है। राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये बात सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, तीसरा गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य वाले बताने हैं। तो ये अपना, इसका निर्माण प्री-कैम्ब्रिया युग में हुआ था, कैम्ब्रिया युग में, ये नहीं है, गलत है। प्री-कैम्ब्रिया युग में हुआ था। ये वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये बात भी गलत है। और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में है, ये बात सही है। पहला और चौथा सही हो जाएगा। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। तो ये अपना, ये
कथन दिया हुआ है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण क्या है? अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्चतर है। तो ये अपना ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या सही करता है आर। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये अपना दक्षिणी भाग। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो ये है सिरोही जिले में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है, जबकि न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में है। और अरावली की सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। पूछा जाता है इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो किस में है? अजमेर में सबसे कम है। अभी ऊपर आपने देखा सबसे कम विस्तार किस में है? अजमेर में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही में। तो अब पूछ लिया जाएगा, माना कि आपसे पहले पूछ लिया गया कि किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है, तो अजमेर में। अब ज़्यादा पूछा जाए तो किस में होगा? उदयपुर में। सबसे ज़्यादा ऊंचाई किस में है? सिरोही में। और सबसे कम किस में है? जयपुर में। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है तो कौन सा? विंध्यन खंड अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी चोटी अथवा श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो यह है अपना अचलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ये अपनी नाग पहाड़ नहीं है। देख लीजिए, नाग पहाड़ की चोटी उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है, जबकि बैराट, सिरावास और बिलाली ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चवच क्षेत्र है, ये है सांबर क्षेत्र। सांबर क्षेत्र सबसे नीचा उच्चवच है। भानगढ़, बिलाली, सिरावास श्रेणियाँ स्थित है, तो ये है अपना उत्तरी अरावली। सुमिलित करना है तो देखिए, सुमिलित करिए। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र ये अपना अलवर क्षेत्र है। अरावली का मध्यवर्ती पठार ये अपना जयपुर क्षेत्र है, मध्यवर्ती पठार। और भौराट का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। और दक्षिणी अरावली सिरोही क्षेत्र है। गलत युग्म का चयन करना है तो दोस्तों ये चोटियों के नाम गलत है, देखिए, तो ये डिलीट कर दिया गया है ये क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चवच स्वरूप भी विद्वान है? तो ये है अपना चित्तौड़गढ़। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चवच स्वरूप भी विद्वान है? तो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला मैसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला अरावली का भाग है, जबकि भैंसरौड़गढ़ का पठारी भाग विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा किला नहीं है? गागरोन का किला। ये अपना गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, बल्कि ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत स्थित है, प्रतिशत धारित है। तो कितना? 23%। अब इतने से याद रखना, किसको? पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितना भाग है? 23%। बस। जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पे? 39%। राज्य में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली का ये अपना पड़ता है बनास बेसिन का भाग है। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है? तो यह अपना मालपुरा करौली मैदान। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग अपना कौन सा नहीं है? जवाई बेसिन नहीं है, ये पूर्वी बेसिन में नहीं आता है, गोडवार प्रदेश में आता है, पश्चिमी बेसिन में। जबकि चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन ये पूर्वी बेसिन मैदान के भाग है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है?
तो ये अपना पूर्वी मैदान का। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो ये अपना कांठल का भाग। कांठल किसको बोला जाता है? जो माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है। तो कांठल का मैदान प्रतापगढ़ का क्षेत्र भाग है। देखिए कांठल माही नदी के कांठे बोले तो किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो ये अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। जबकि जिले के बारे में पूछा जाए कि खाद्यान्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो ये अपना गंगानगर। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंध नहीं है? तो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है अपना बघेलखंड का पठार। आगे आते हैं। देखिए बघेलखंड का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बनास बेसिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर को चयन करिए। तो देखिए यह औसत समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा है बनास बेसिन, और जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है बनास बेसिन में। तो ये ऑप्शन अपना दूसरा और तीसरा सही है। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, कौन कौन से? विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। ये अपना दक्षिण पूर्वी पठार के भाग है, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। देखिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो हाड़ौती का पठार बोलते हैं या लावा का पठार, इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% आता है एग्जैक्ट। तो दोस्तों देखो मैंने कई जगह तो 6.89 पढ़ा है, कहीं ये अब क्या क्या दे रखा समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे हिसाब से 6.89% ही है। इस क्षेत्र में राज्य का 6.89% भाग आता है। नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने पुरानी बुक को ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसका जो मैंने प्रिंटेड है वो थोड़ा सा धुंधला आ रहा था, तो इस वजह से 6 जिले आते हैं इसमें। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से नहीं आते हम बता देते हैं। कोटा आता है, बूंदी आता है, बारात, झालावाड़, भीलवाड़ा, साहेबपुरा नहीं बना, डिलीट कर दिया, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। ये अपना 6 जिले आते हैं। कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले आते हैं। यह पठारी प्रदेश के दो भागों में बांटा गया है। विंध्यन कगार भूमि, इसका विस्तार डांग, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। विंध्यन कगार भूमि यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। और दक्कन लावा पठार, इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में है। याद रखना दक्कन लावा पठार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में स्थित है। मालवा प्रदेश ऊपरमाल इसी क्षेत्र में स्थित है। इसी पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और मुकंदरा की पहाड़ी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे आते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार बोले तो विंध्य पठार स्थित है? तो यह अपना दक्षिण पूर्वी पठार में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है अपनी चंबल और बनास। राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये अपना धौलपुर करौली क्षेत्र में विंध्यन कगार पाए जाते हैं। यह भी आपको बता दिया है मैंने। ये विंध्यन कगार देखिए फिर से बता देता हूँ, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इसमें विंध्यन कगार भूमि पाई जाती है, बलुआ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। आगे आते हैं। राजस्थान विंध्यन कगार क्षेत्र अभी आपको बता दिया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ी स्थित है? तो ये अपना किस में है? हाड़ौती पठार में। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? हाड़ौती पठार में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान की विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ये है मुकंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान की मुकंदरा की पहाड़ियाँ हिस्सा है, ये है विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली पर्वत श्रृंखला से अवस्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है अरावली से? तो ये अपना मुकंदरा की पहाड़ियाँ नहीं है। आगे आते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है? तो दौसा अपना हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है, जबकि कोटा, बारा और झालावाड़ ये हाड़ौती के पठार में स्थित है। देखिए हाड़ौती के पठार में
कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़, ये अपना हाड़ौती के पठार में स्थित है। हाड़ौती के पठार के 3 गांव देखिए, देख लीजिए इनको। ये डग गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़ में है, साहेबाद उच्च भूमि बारा में है, और अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी हिल्स, मुकंदरा हिल्स, ये कोटा झालावाड़ में है। याद रखना इनको भी, ये पूछा जाता है काफ़ी बार। डग गंगाधर भूमि कहाँ पे है? झालावाड़ में। और साहेबाद उच्च भूमि बारा में है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी ये बूंदी और मुकंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में पाई जाती है। देखिए ये पूछ लिया ना, डग गंगाधर उच्च भूमि अभी पढ़ के आए थे, हाड़ौती पठार के झालावाड़ जिले में पाई जाती है। घोड़े की नाल आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ, यह भी पूछ ही लिया, साहेबाद उच्च भूमि का भाग है। देखिए मैं बोल ही रहा था आपसे, साहेबाद उच्च भूमि ये बारा जिले में घोड़े की नाल जैसे आकृति साहेबाद उच्च भूमि का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी? साहेबाद उच्च भूमि ये दक्षिणी अरावली प्रदेश में नहीं है, हाड़ौती के पठार में पड़ती है साहेबाद उच्च भूमि। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? तो कौन सा है? कोटा है। झालावाड़ अवस्थित है, तो झालावाड़ मैंने आपको बता चुका हूँ किस पे स्थित है, हाड़ौती के पठार पर स्थित है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? तो ये अपना दक्षिण पूर्वी, हाड़ौती के पठार के राजस्थान कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? दक्षिण पूर्वी सम्मिलित किया गया है, दक्षिण पूर्वी में हाड़ौती के पठार। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती के पठार। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है हाड़ौती के पठार के नाम से। डांगलैंड किसका भाग है? तो ये अपना करौली पठार का भाग है डांगलैंड। देखिए करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये अपना दक्षिणी भाग में स्थित है छप्पन का मैदान। देख लीजिए इसके बारे में, राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों के समूह स्थित होने के कारण भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो ये अपना माही नदी के बेसिन में स्थित है। निम्न में से कौन सा बागड़ के नाम से, अभी हमने दिखाया कि मध्य माही का मैदान बागड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस जिले में बागड़ में अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों का विस्तृत भाग है? तो छप्पन का मैदान अपना किसका, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो अपना बांसवाड़ा डूंगरपुर का है छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 56 बेसिन जिले स्थित है, तो अपना बांसवाड़ा। 56 गांवों का एक समूह होता था। तो दोस्तों इसमें क्या पूछ लिया, 56 बेसिन जिले जिस जिले में है वह बांसवाड़ा है ना, ठीक है। ये तो अब इसमें क्या कहा कि 56 का मैदान बांसवाड़ा में, लेकिन 56 की पहाड़ियाँ, तो ये 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बालोतरा जिले में है। अभी कहाँ पे? बालोतरा जिले में 56 की पहाड़ियों का समूह बालोतरा के मोकलसर गांव के सिवाना तक फैला हुआ है, और ये पहले बाड़मेर जिले में आता था। ये पूछ लिया जाता है तो बाड़मेर में ही ऑप्शन देगा, मुझे पता है 100%। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो नाकोड़ा पर्वत को हम 56 की पहाड़ियों के नाम से ही जानेंगे इसको। 56 की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, 56 की पहाड़ियाँ, तो 56 की पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो ये अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। दोस्तों एक बार कंफ्यूज हो गया मैं भी, देख लीजिए 56 की पहाड़ियाँ, तो दोस्तों ये तो गलत होगा। 56 की पहाड़ियाँ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ऑप्शन कैसे दे देंगे हम? तो ये तो अपना बाड़मेर में देंगे। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बाड़मेर में, क्योंकि यहाँ पे टिक हो रहा था तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वर्तमान में कहाँ पे है? बालोतरा में, पहले कहाँ पे थी? बाड़मेर में। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो ये है अपना हाड़ौती का पठार, मालवा के पठार का विस्तार है हाड़ौती का विस्तार। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो ये अपना दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान के डेक्कन ट्रैप के क्षेत्र, राजस्थान में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान है, तो ये अपना झालावाड़ और कोटा में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान है, झालावाड़ और कोटा में। देखिए डेक्कन ट्रैप दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा एवं मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हैं। इन सेलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा अथवा हरा होता है। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है।
के सहारे, ये अपना बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे बृहद सीमांत क्षेत्रफल फैला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं बृहद अथवा महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये अपना दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। महान सीमा भ्रंश से नहीं गुजरता है, तो उदयपुर से होकर नहीं गुजरता है, सवाई माधोपुर करौली कोटा से होकर गुजरता है। मलानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा, मलानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा, तो ये अपना पनपा था जालौर ग्रेनाइट के कारण। जालौर सिवाना की पहाड़ी बनी हुई है, तो ये अपनी जालौर ग्रेनाइट और रायोलाइट की पहाड़ियों से बनी हुई है जालौर सिवाना की पहाड़ी। जालौर ग्रेनाइट से निर्मित जालौर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है गुम्बदाकार। निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है? तो ये अपनी ग्रेनाइट और रोयोलाइट, ये अपनी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है। मलानी पहाड़ी स्थित है, तो मलानी पहाड़ी ये अपना ऑप्शन जहाँ तक पहला होना तीसरा है। देखिए जालौर में अपनी मलानी पहाड़ी जालौर और बाड़मेर में वर्तमान में जालौर और बालोतरा जिले में पाई जाती है। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति पाई जाती है, तो ये सर्पाकार है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति पाई जाती है, ये अपनी सर्पाकार। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, तो कैसा है? उत्खात स्थलाकृति। चंबल बेसिन कैसा है? उत्खात स्थलाकृति। देख लीजिए इसको थोड़ा सा। पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन धौलपुर सवाई माधोपुर को उत्खात स्थलाकृति हेतु जाना जाता है। इसकी स्थलाकृति में मुख्यतः गार्ज, नदी गगार, जलप्रपात और सिप्रकाय, निकपाड्स एवं बिहेड़ भूमि आदि क्षेत्र है। राजस्थान के किस जिले में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो ये अपनी चंबल बेसिन में। राजस्थान में किस प्रकार की उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, तो कैसी? धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है धौलपुर एवं सवाई माधोपुर की। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे मेवल के नाम से जाना जाता है। देखिए मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग कहलाता है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का भाग मध्य भाग क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, आंखें भी थोड़ी सी दर्द करने लग गई। आइए बागड़ अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए भौमट अपना प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, ये गलत है क्योंकि भौमट उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। बागड़ अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवात अपना अलवर भरतपुर और हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़। तो भौमट अपना उदयपुर सलम्बर और डूंगरपुर के क्षेत्र है, तो सलम्बर नहीं है, सलम्बर है दोस्तों अभी भी। आगे आते हैं, निम्न में से किन जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है? तो भौमट अपना डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही वाला क्षेत्र भौमट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बागर और मरु के नाम है, तो ये अपना भौगोलिक क्षेत्र। राजस्थान में बागर और मरु क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए राजस्थान में मेरु उच्च पर्वतीय प्रदेश और माल पहाड़ी भाग को तथा बागड़ प्रदेश अरावली प्रदेश व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। तो याद रखना दोस्तों, मरु क्या है? मरुस्थल। और मेरु क्या है? उच्च पर्वतीय प्रदेश। माल क्या है? पहाड़ी भाग। और बागड़ क्या है? बागड़ अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये अपना जैसलमेर बाड़मेर में। आगे आते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है, तो कौन सा है राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र? ये अपना अलवर भरतपुर और झुंझुनू। सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए। आइए, बरखान अपना बालू का स्तूप है। लाठी सीरीज अपनी भूगर्भीय जलपट्टी तो जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है, 60 किलोमीटर लंबी है ये अपनी। इंसेलबर्ग क्या है? तो इंसेलबर्ग ये अपना माउंट आबू पर्वत खंड है। और प्लाया क्या है? प्लाया अपना शुष्क झील है। क्या है? शुष्क झील है।
सुमिलित, इसको भी सुमिलित करना है और सुमिलित करने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होते ज़्यादातर। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र ये अपना गिरवा कहलाता है और हाड़ौती पठारी क्षेत्र ये मुकंदरा की पहाड़ी, शेखावटी पठार ये अपना अंत है प्रवाहित अपवाह तंत्र पाया जाता है शेखावटी पठार में। घग्गर का मैदान ये अपना नाली क्षेत्र कहलाता है। घग्गर का मैदान कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? तो देखिए मरुस्थल की विशेषता बतानी है, तो आइए इसको देखते हैं। अति शुष्क दशाएं मरुस्थल में, बिल्कुल सही बात है। तापमान का अतिरिक्त और न्यून औसत वार्षिक मतलब वर्षा कम होती है यहाँ पे। कम एवं छितरा हुआ वनस्पति आवरण, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन चौथा सही होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। दोस्तों इतनी स्पीड से पढ़ाते हुए भी मुझे बहुत टाइम लग गया इसमें। देखो चैप्टर काफ़ी लंबा है और क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन आप कर लो, नहीं आते तो मैं करा देता हूँ। चलो, लूणी बेसिन गढ़वाल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। गिरवा अपना उदयपुर बेसिन की उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, तो ये अपना सही हो जाएगा। घग्गर का मैदान चूरू में नहीं हनुमानगढ़ में है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए लूणी बेसिन अपना निहड़ है। घग्गर अपना नाली कहलाता है। शेखावटी अपना जोहड़ कहलाता है। शेखावटी प्रदेश जोहड़ कहलाता है। जबकि नागौरी उच्च भूमि लूणी बेसिन का भाग है, ये डोरा पर्वत नहीं है। ये सॉरी एक मिनट दोस्तों, नागौरी कौन सा है ऑप्शन? नागौरी उच्च भूमि ये डोरा पर्वत का भाग नहीं है। डोरा पर्वत क्या है? लूणी बेसिन में स्थित है डोरा पर्वत। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? माउंट आबू ये पूर्वी का नहीं है, दक्षिणी का है, सिरोही में पड़ता है। तो दोस्तों इतना ही ठीक है। एक लास्ट पेज बचा है तो उसको छोड़ दीजिए। और हाँ हो गया, यहाँ पे पर्वत और पठार आ गए। इसके बाद तो थक गए बहुत ज़्यादा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।